नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का उत्तराखंड की ऑनलाइन क्लास में। और बहुत दिनों के बाद आज क्लास आप लोगों को दे रहा हूं और इतने दिन व्यवधान रहा, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आज दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड का इतिहास हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें हमने उत्तराखंड के प्राचीन काल के बारे में पढ़ा, यानी प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा, मध्य काल के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने इसमें जो कुमाऊं में चंदवंश था उसके बारे में हमने अध्ययन किया, गढ़वाल में पवार वंश के बारे में अध्ययन किया। फिर हमने गोरखाओं के बारे में पढ़ा, किस प्रकार से गोरखाओं को अंग्रेज़ों ने यहाँ से भगाया उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से कुमाऊं में कमिश्नरी का शासन रहा, कितने कुमाऊं कमिश्नर हुए। फिर हमने उसके बाद जो अंग्रेज़ों ने भूमि बंदोबस्त किया उसके बारे में हमने क्लास दी आपको। उसके बाद हमने पत्रकारिता के बारे में पढ़ा, क्योंकि एक चीज़ क्लियर है दोस्तों, जब हम कभी भी किसी भी देश की आज़ादी या क्रांति होती है तो उसमें पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान रहता है, यानी अखबारों का। तो अखबारों के माध्यम से क्या होता था, लोगों को संदेश पहुंचाया जाता था। तो उत्तराखंड में कौन कौन से अखबार हुए उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। उसके बाद लास्ट क्लास हमारी आई थिंक पत्रकारिता की ही हुई थी। तो उसके बाद जो क्लासें व्यवधान आ गया था क्लासों में, उसके बाद हमने आज क्लास शुरू की है। तो थोड़ा सा एक सीक्वेंस से जो हमें पढ़ना है उसको भी आप समझिए कि हमें किस प्रकार से पढ़ना है। हमें जो पढ़ना है, हमें इस तरीके से पढ़ना है कि एक के बाद एक चीज़ें कैसे हुई। तो जब यहाँ पर अंग्रेज़ों का जो है शासन स्थापित हो गया, उन्होंने कुमाऊं कमिश्नरी बना दी, अलग अलग ज़िले बनाने लग गए वो। तो थोड़ा सा ध्यान से पहले समझिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो हुआ क्या, 1815 ईस्वी में जब यहाँ पर अंग्रेज़ आ गए, तो उस समय जब 1815 में यहाँ पर अंग्रेज़ आए तो यहाँ की जो जनता थी उनको अंग्रेज़ों का शासन अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, तभी जाकर के आप आगे नोट्स बनाइएगा, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे। देखिए ध्यान से समझिए, चंदवंश कुमाऊं में 1790 तक रहा है कि नहीं, सबको पता है। इसके बाद कौन आ गए, गोरखे आ गए। गढ़वाल में पवार वंश का शासन था, 1804 में उनका भी पतन हो गया। तो यहाँ पर कौन आ गए, भाई गोरखे तो थे ही, उधर गोरखे हो गए। फिर बाद में 1815 में पूर्णतः यहाँ पर कौन आ गए, अंग्रेज आए। अब अंग्रेज़ों ने 1815 में कुमाऊं कमिश्नरी बनाई, अलग अलग कमिश्नर बनाए और गढ़वाल और कुमाऊं पर पूरा शासन करना शुरू कर दिया। तो शुरू में जो यहाँ के लोग थे उनको अंग्रेज़ों का शासन बहुत अच्छा लगा, कहा जाता था गोरों का शासन। इसलिए उनको गोरों का शासन अच्छा लगा, क्योंकि इससे पहले जो चंद और गोरखे थे उनका जो शासन करने का तरीका था वो बड़ा ही क्रूर था। ख़ास तौर पर गोरखों के बारे में हमने पढ़ा था, गोरखों के कर पढ़े थे, गोरखों की व्यवस्थाएं पढ़ी थी कि वो किस प्रकार से अत्याचार करते थे लोगों पर, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, है ना। तो गोरखों के अत्याचार की वजह से अंग्रेज़ों का शासन यहाँ के लोगों को अच्छा लगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जब 1857 आता है, 1857 ईस्वी जब आया तो उस समय पूरे भारत में 1857 का संग्राम शुरू हुआ। तो धीरे धीरे करके उत्तराखंड के कुमाऊं वाले इस क्षेत्र में भी जो है उसकी जो एक तरीके से छाप थी वो सामने आने लगी। तो इसीलिए अगला जो हमने टॉपिक रखा है आपकी क्लास का वो यह रखा है, स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका। अगर दोस्तों आपने ये क्लास जिसने भी नहीं ली तो समझ लीजिए एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट उसका छूट जाएगा। और दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा भी, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कट बता दूं, ये जो क्लास आप देख पा रहे हैं मैं पहले ही बता देता हूं, यह मैंने बिल्कुल पिछले साल की क्लास की कॉपी है, ठीक है। पिछले साल सितंबर में ये नोट्स बनाए थे, बिल्कुल ऐसे ही, उसमें कुछ भी नया नहीं है। और आप खुद स्वयं देखेंगे कि पिछले साल सितंबर में जो चीज़ें मैंने ऑनलाइन में पढ़ाई थी, अब लगभग उसके बाद दो पेपर हो चुके हैं, एक हाई कोर्ट क्लर्क का और उसके बाद एक जो है आपका 2 पेपर वन विभाग के, पहला और दूसरा सेट।
तो इन 3 पेपरों में कितने सारे क्वेश्चन आज की क्लास से फंसे थे, आप उसको स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। मैंने कुछ भी नया नहीं लिखा है, जो पिछले साल नोट्स बनाए थे अजय रावत अन्य बुकों से, ये वही नोट्स हैं। ध्यान से समझिएगा, यानी स्वतंत्रता संग्राम में हम उत्तराखंड की भूमिका को आज पढ़ेंगे। सबसे पहला नोट्स आप देख पा रहे हैं वो यह है, उत्तराखंड के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो कौन थे? कालू सिंह मेहरा। यानी इस उत्तराखंड में पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा? दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या राज्य आंदोलनकारी, और दूसरे होते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। दोनों में बहुत अंतर है। तो जो भारत की आज़ादी के लिए पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वह थे कालू सिंह मेहरा। कालू सिंह मेहरा जो थे 1857 ईस्वी के संग्राम में कुमाऊं से लड़ने वाले या उत्तराखंड से लड़ने वाले पहले व्यक्ति थे। 1831 में उनका जन्म हुआ था और 1906 में उनकी मृत्यु हुई थी। ओके, इनका जन्म कहाँ हुआ था वो भी पढ़ लेते हैं। 1831 ईस्वी में चंपावत के बिशुण गांव में उनका जन्म हुआ था। आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं और आगे भी मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे, तो आंसर होगा कालू सिंह मेहरा। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, अगर दोबारा भी पूछ लिया जाए तो कोई उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी और छात्र उसको सही भी कर देंगे। लेकिन अगर उसका जन्म पूछ लिया जाए, एक्यूरेट सन, तो वो आपको पता होना चाहिए 1831 राइट आंसर होगा, चंपावत के बिशुण गांव में। ओके, कहीं कहीं बिशुण लिखा होता है दोस्तों, कहीं कहीं बिसुंग लिखा होता है, बिसुंग, तो आपको उसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, दोनों एक ही हैं, वो लिखने का अपना अपना तरीका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया। दोस्तों स्वास्थ्य थोड़ा मेरा ठीक नहीं है तो बोलने में उतना क्लियरिटी अभी नहीं आ रहा होगा, कई दिनों के बाद क्लास दे रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा वीकनेस तो हो ही रही है। क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया। दोस्तों कालू सिंह मेहरा ने क्या किया, एक संगठन बनाया अपना जिसका नाम रखा क्रांतिवीर। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कुमाऊं में किसने क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया, तो वो थे कालू सिंह मेहरा। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं अगला टॉपिक है 1857 ईस्वी के संग्राम के समय अवध का नवाब वाजिद अली थे। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको समझाता हूँ, पहले इसको नोट करेंगे आप। जब भी आप मेरी क्लास को देख रहे होंगे, बनाएंगे नोट से, तो सबसे पहले आप ये नोट करेंगे कि 1857 ईस्वी के संग्राम के समय अवध के जो नवाब थे वो कौन थे, वाजिद अली, वाजिद अली। अब दोस्तों आप भारत का इतिहास पढ़िएगा लूसेंट में, तो वहाँ भी अवध के बारे में है। वाजिद अली को बाद में मार दिया जाता है, फिर अवध से बेगम हजरत महल जो है वो लड़ती है ना, उसको पढ़िएगा। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अवध जो था, अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उन्होंने कालू सिंह मेहरा को जो है उत्साहित किया, यानी कालू सिंह मेहरा को उन्होंने बोला कि आप जो है यहाँ पर नेतृत्व कीजिए, किसको, कालू सिंह मेहरा को। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है आजकल जिस प्रकार से यूके SSC क्वेश्चन बना रहा है कि कालू सिंह मेहरा को किसने जो है यहाँ भेजा था, तो भेजा था वाजिद अली शाह ने। अवध के नवाब कौन थे, वाजिद अली शाह। तो कुमाऊं में क्रांति की शुरुआत करने के लिए उन्होंने ही बोला था। एक टॉपिक आपका ये नया बन गया। ठीक है, ओके। 1857 के समय बरेली के नवाब खान बहादुर खां थे, बिल्कुल थे। अब आप उसको लूसेंट, भारत के इतिहास में लूसेंट में पढ़ोगे, आधुनिक भारत में, तो ये टॉपिक आपको वहाँ भी मिल जाएगा, बिल्कुल है, ये भी है, और वाजिद अली वाला ये भी टॉपिक है। तो इसको मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप समझिए उस चीज़ को। 1857 के संग्राम के समय बरेली के नवाब खान बहादुर खान थे। उन्होंने नैनीताल पर अधिकार करने के लिए हल्द्वानी पर कई आक्रमण किए। अब दोस्तों नैनीताल पे आक्रमण क्यों करना चाहते थे, क्योंकि नैनीताल उस समय कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बन गया था। 1854 में उन्होंने जब कुमाऊं मंडल बना दिया था तो नैनीताल क्या हो गया था, मुख्यालय हो गया था, अल्मोड़ा से नैनीताल कर दिया गया था। बाद में नैनीताल एक ज़िला बना 1891 में।
तो नैनीताल को अंग्रेज़ों से छुड़ाने के लिए, अंग्रेज़ों से जीतने के लिए, तो जो खान बहादुर खां थे उन्होंने कई बार हल्द्वानी पर आक्रमण किए और बाद में हल्द्वानी शहर इससे पहले किसने बसाया था? विलियम ट्रेल ने 1834 में। वो मैंने आपको पहले ही बताया है। अब यहाँ पर दोस्तों एक विशेष प्रश्न मैंने आपके लिए रखा है। वो विशेष प्रश्न क्या है? वह विशेष प्रश्न है कि किस सैन्य यूनिट ने, इसको पढ़ेंगे आप ध्यान से, किस सैन्य यूनिट ने 1857 के संग्राम के समय कुमाऊं में बगावत कर दी थी? मतलब उनकी, अंग्रेज़ों की एक सेना की यूनिट थी जिसने 1857 में यहाँ पर क्या किया? बगावत कर दी अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो दोस्तों उसका सही आंसर है, वह है अल्मोड़ा की आर्टिलरी यूनिट। आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा साहब तो मैं बोल दे रहा हूँ, अल्मोड़ा की आर्टिलरी यूनिट। तो आर्टिलरी जो यूनिट थी उसने बगावत कर दी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। अच्छा दोस्तों एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, पिछले साल हाईकोर्ट क्लर्क के पेपर में यहीं से एक क्वेश्चन आया था, बड़ा सरल आया था। ऐसा आया था क्वेश्चन, 1857 के संग्राम के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो दोस्तों कौन थे? हेनरी रैमजे। बड़ा सरल क्वेश्चन था, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक नया नोट्स मैंने आपके लिए यहाँ पर बनाया है कुछ स्पेशल। अब अगर कुछ स्पेशल नहीं पढ़ा हमारी क्लास में तो फिर ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा ही क्या है ना? आपको बुक में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी दोस्तों। नोट है, नाना साहेब उस समय गुप्त रूप से जोगी के भेष में उत्तराखंड के उत्तरकाशी में रहे थे। तो दोस्तों नाना साहेब कौन थे? नाना साहेब वही थे जिन्होंने कानपुर से जो है सेना का नेतृत्व किया था 1857 के संग्राम में। नाना साहेब का सेनापति था तात्या टोपे, तो कानपुर का उन्होंने नेतृत्व किया था। बाद में अंग्रेज़ों ने उनकी पेंशन बंद कर दी थी, बहुत सारे उन पर प्रतिबंध लगा दिए थे, तात्या टोपे को फांसी पर लटका दिया था। तो वो जो थे उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जोगी का भेष बना करके आए थे। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्यों? इसलिए आए थे ताकि यहाँ पर क्रांति की शुरुआत की जा सके। तो दोस्तों 1857 के संग्राम के बारे में सबसे पहले मैंने आपको बताया, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि 1857 के संग्राम का जो असर है वह कुमाऊं में बहुत कम पड़ा, क्योंकि हेनरी रैमजे जो था वह बड़ा ही कुशल कमिश्नर था। उसने लोगों को बहला फुसला करके यहाँ पर सब कुछ स्थिति सामान्य कर ली और यहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया और उसके बाद क्रांति को कुचल दिया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? कुछ समय तक शांति रही, लेकिन मैंने आपको बताया है अल्मोड़ा अखबार। तो अल्मोड़ा अखबार आने से पहले क्या होता है कि अब देखिए पूरे भारत में धीरे धीरे करके अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या होने लग गया? बगावत होने लग गई। लेकिन इसी क्रम में क्या होता है कि उत्तराखंड में कुमाऊं में एक डिबेटिंग क्लब बनाया जाता है। दोस्तों ये मान लीजिए कि उत्तराखंड में या फिर कुमाऊं, उन दिनों कुमाऊं ही था, यह पहला ऐसा स्टेप था जो अंग्रेज़ों के खिलाफ था 1857 के बाद। डिबेटिंग क्लब बहुत पूछा जाता है दोस्तों। 1870 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई अल्मोड़ा में, डिबेटिंग क्लब की। अब मैं आपको बता दूं, डिबेटिंग क्लब किसी एक आदमी ने नहीं बनाया, बहुत सारे सदस्य इसमें थे, उन लोगों ने मिलकर बनाया। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब और किसने की? तो 1870 ईस्वी में कब हुई, कहाँ हुई थी? अल्मोड़ा में हुई थी। उस समय संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल सर विलियम म्योर, अब आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा स्कैन करने में आया नहीं। सर विलियम म्योर है ये, सर विलियम म्योर ने अल्मोड़ा आकर डिबेटिंग क्लब को एक अखबार छापने की सलाह दी। तब 1871 में अल्मोड़ा अखबार प्रकाशित हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि डिबेटिंग क्लब की स्थापना के समय संयुक्त प्रांत क्या हुआ दोस्तों? संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश को कहा जाता था पहले से, बाद में उसका नाम यूपी पड़ गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, लेकिन पहले उसको कहा जाता था संयुक्त प्रांत। तो उस समय जो थे संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे वो थे सर विलियम म्योर। उन्होंने, भाई उत्तर प्रदेश में था सब कुछ, तो उन्होंने कहा डिबेटिंग क्लब को कि आप अपना एक अखबार निकालिए। तब जा कर के अल्मोड़ा अखबार निकाला गया 1871 में। ओके, तो ये क्या था? एक क्रांति के लिए एक कदम था। यह प्रारंभ में जिस प्रेस से छपता था, अल्मोड़ा अखबार हमने पहले भी पढ़ रखा है,
अल्मोड़ा अखबार सर्वप्रथम किसने संपादित किया? बुद्धि वल्लभ पंत ने किया था। मैंने आपको बताया भी था। तो प्रारंभ में ये जो प्रेस से निकलता था उस प्रेस का नाम था लिथो प्रेस। लिथो प्रेस। आपको ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम अल्मोड़ा अखबार किस प्रेस से छपता था? लिथो प्रेस से। 1871 से लेकर के 1888 तक ये लिथो प्रेस से छपा। ठीक है, तो ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद जब ये छापा गया, उसके बाद 1888 से लेकर के 1918 तक जो अगली प्रेस से जिसे छापा गया वो छापा गया टेंडल प्रेस। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है टेंडल प्रेस। ठीक है, तो अल्मोड़ा अखबार फिर किससे छपा? टेंडल प्रेस से। 1918 ईस्वी में डिप्टी कमिश्नर लोमस ने जो भी कहिए दोस्तों इसे बंद कर दिया। इसकी कहानी मैंने पूरी आपको बता रखी है कि अल्मोड़ा अखबार कैसे लोमस ने जो है बंद कर दिया था। ठीक है, तो क्योंकि बद्रीदत्त पांडे ने उसके खिलाफ छाप दिया था, तो 1918 में डिप्टी कमिश्नर लोमस जो भी कहिए इस अखबार को बंद कर दिया और 1000 रुपये का इस पर जुर्माना भी लगाया। और ये जो पत्र था इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी बंद कर दिया। वो कितना था? 10। रजिस्ट्रेशन नंबर कितना था इसका? 10। ये चीज़ मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक अखबार, अगला अखबार निकला जिसका नाम था शक्ति। ये क्यों बता रहा हूँ दोस्तों? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊँ का योगदान में यह अहम रोल रखता था। तो दोस्तों उसके बाद नई प्रेस बनाई गई, उस प्रेस का नाम था देशभक्त प्रेस। 1918 में अल्मोड़ा में ये बनाई गई और इस प्रेस को किसने स्थापित किया? बद्रीदत्त पांडे ने स्थापित किया। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो टॉपिक है ये मैंने आपको पहले भी बता ही रखा है कि शक्ति पत्रिका आज भी छपती है। उसके बाद अगला जो मैंने आपके लिए टॉपिक रखा है वो है टैगोर विला कहाँ है। एक नया क्वेश्चन अजय रावत जी की बुक से मैंने आपके लिए रखा है, टैगोर विला कहाँ है। तो दोस्तों टैगोर विला नामक स्थान जो है वो है देहरादून में, और देहरादून में जहाँ पर रास बिहारी बोस ने गुप्त रूप से एफआरआई क्या है दोस्तों? ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो एफआरआई हमारा इंस्टीट्यूट है वन संरक्षण का। तो मैं एक कर्मचारी के रूप में कार्य किया। यहीं पर लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई गई। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये आ सकता है टैगोर विला नामक स्थान का है, तो आप कहेंगे देहरादून में है। दोस्तों इसलिए फेमस है क्योंकि रास बिहारी बोस जो थे, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज स्थापित की थी, तो इन्होंने क्या किया? रास बिहारी बोस ने गुप्त रूप से जो है यहाँ पर एफआरआई में एक कर्मचारी के रूप में कार्य किया। एफआरआई क्या है दोस्तों? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में हम। 1878 ईस्वी में ये बन चुका था, स्टार्ट हो गया था इसका, इसके बारे में आगे पढ़ाएंगे। एक कर्मचारी के रूप में उन्होंने यहाँ पर गुप्त रूप से काम किया और किसी को पता नहीं चला। यहीं पर लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की तैयारी भी की गई थी। तो आपको एग्जाम में आ सकता है कि किस स्थान पर रास बिहारी बोस ने गुप्त रूप से जो है एक कर्मचारी के रूप में काम किया, किस स्थान में? तो हम कहेंगे एफआरआई देहरादून में। टैगोर विला वहीं पे है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक दोस्तों अगला है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, एक नया संगठन बनाया गया जिसका नाम रखा गया हैप्पी क्लब। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इस बार ये आया भी था एग्जाम में दोस्तों। 2019 के लास्ट में आया था ये क्वेश्चन। हैप्पी क्लब की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत इन दोनों ने मिल करके करी दोस्तों। ठीक है, और इसका सन बहुत पूछा जाता है। सन है 1903 ईस्वी, यानी 1903 ईस्वी में हैप्पी क्लब की स्थापना की गई। और दोस्तों आपको पता भी होना चाहिए 1900 ईस्वी आते आते गोविंद बल्लभ पंत का जो है भारत की राजनीति में पदार्पण हो गया। बाद में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने, हमारे भारत के गृह मंत्री भी बने और उनको भारत रत्न भी दिया गया। सन 1905 में बंगाल विभाजन का भी अल्मोड़ा में बड़ा विरोध हुआ था। अब दोस्तों बंग भंग आंदोलन जिसको बोलते हैं, बंगाल विभाजन, मैं आपको भारत के इतिहास में पढ़ाऊंगा। बंगाल विभाजन भी एक बहुत बड़ी घटना थी। जिस छात्र को बंगाल विभाजन के बारे में नहीं पता, तो आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं अभी सोच लीजिए आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में हो, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। तो आप क्या कीजिएगा, अभी जिसको पता है अच्छी बात है, बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने कराया था।
और एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों कि बंगाल विभाजन जो था, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया। और क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 ईस्वी में। लेकिन कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बंगाल विभाजन जो था वो कब प्रभावी हुआ। तो जिस छात्र को डेट याद है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि बंगाल विभाजन जो है कब लागू हुआ था, यानी प्रभावी हुआ था। 1905 तो सही है, लेकिन उसकी डेट आपको बतानी है, ठीक है। तो जिसको गूगल नहीं करना है, गूगल करोगे तो गूगल करके बताओगे तो अपने आप आपके साथ धोखा होगा। जिसको नहीं पता तो वो लिख देना कमेंट में कि सर नहीं पता, ठीक है। और जिसको पता है तो वो ज़रूर लिखेगा कि सर बंगाल विभाजन जो है वो इस डेट को प्रभावी हुआ था। बंगाल विभाजन आपको पढ़, और जिसको नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप गूगल पे बंगाल विभाजन कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। और दूसरी बात, आपकी लूसेंट की बुक में भी दिया हुआ है, ज़रूर पढ़ना चाहिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जैसे बंगाल विभाजन हो गया, लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच समझौता हो गया, नमक सत्याग्रह हो गया। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको बिना पढ़े आप एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको सफलता मिल ही नहीं सकती है, ठीक है। चलिए, एक टॉपिक ये हो गया। और दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बंगाल विभाजन पता होना चाहिए सबको। अब अगला टॉपिक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अल्मोड़ा में 1913 ईस्वी में किसने शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की थी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई लोग फेसबुक पे ग्रुपों में पूछा करते हैं कई बार, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट। देखिए, शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किसने की थी? ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि शुद्ध साहित्य समिति के संस्थापक कौन थे? तो आपका आंसर होगा दोस्तों स्वामी सत्यदेव जी। क्या आंसर होगा? स्वामी सत्यदेव। और कब स्थापना की थी उन्होंने? 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में स्वामी सत्यदेव ने क्या किया? शुद्ध साहित्य समिति बनाई। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने भी लड़ाई लड़ी। उसी बीच दोस्तों अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई। क्या हुआ? अल्मोड़ा कांग्रेस। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 ईस्वी में हुई थी और बहुत सारे लोगों ने इसमें काम किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार ये क्वेश्चन भी आया था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट आज के टॉपिक का ये क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह है दोस्तों कुमाऊँ परिषद। दोस्तों उस समय क्या हुआ, अल्मोड़ा कांग्रेस बनाई गई, बाद में फिर सबके विचार आया कि क्यों ना हम एक ऐसा संगठन बनाएं जो सबसे हटके हो। तो उस समय एक संगठन बनाया गया दोस्तों, जिसका नाम रखा गया कुमाऊँ परिषद। क्या नाम रखा गया? कुमाऊँ परिषद। कुमाऊँ परिषद की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी अल्मोड़ा के मझेड़ा नामक स्थान पर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्मोड़ा के मझेड़ा नामक स्थान पर। अब दोस्तों कहीं कहीं नैनीताल लिखा होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो ये मझेड़ा है उस समय नैनीताल में था, आज ये अल्मोड़ा में है, इस बात का ध्यान रखें। तो कई बुकों में गलत भी दिया होता है, लेकिन अल्मोड़ा में इसकी स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। दोस्तों यह जो क्वेश्चन है यह डायरेक्ट आ गया था हाई कोर्ट क्लर्क के पेपर में। अब जिन लोगों ने मेरी क्लास पिछले साल ली थी तो सीधे क्वेश्चन फंस गया था ये, ठीक है। तो 1916 ईस्वी करके सन पूछा गया था, डेट भी नहीं पूछा था। अगर इस बार आपसे डेट पूछ ले तो आपका आंसर क्या होगा? 30 सितंबर 1916। ओके। कुमाऊँ परिषद की स्थापना बहुत लोगों ने की थी। इसकी स्थापना के समय गोविंद वल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, लक्ष्मी शास्त्री, इंद्रलाल शाह, मोहन जोशी आदि थे, सभी लोग थे। दोस्तों इसके टोटल 6 सम्मेलन हुए। कितने सम्मेलन हुए? 6। नॉर्मली आपको बुकों में, अजय रावत की बुक में भी 4 ही सम्मेलन दे रखे हैं, लेकिन आपको 6 सम्मेलन आने चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, उसके बाद पहला सम्मेलन भी पूछ लिया गया था इसी साल एग्ज़ाम में, और वन विभाग के पेपर में भी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ और क्वेश्चन यहाँ से आए। तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से फंस गए हैं इस साल। और इससे पहले समाज कल्याण के पेपर में 25 सितंबर, आप पेपर निकालिएगा अभी, ऐसे करके सर्च कीजिएगा, 25 सितंबर 2019 को जो पेपर हुआ था दोस्तों, उसमें ये पूछा गया था समाज कल्याण के पेपर में, उसका रिजल्ट भी आ चुका है पहले ही। उसमें पूछा गया था कि कुमाऊँ परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, ऐसे पूछा था, ठीक है। तो जो इसका पहला अधिवेशन था दोस्तों वह अल्मोड़ा में हुआ था 1917 ईस्वी में, अगले साल, ठीक है। ओके, सितंबर में हुआ था 1917 में। और इसके अध्यक्ष थे
कलेक्टर जयदत्त जोशी, आई थिंक अध्यक्ष ही ऐसा कुछ पूछा था, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। 25 नवंबर 2019 को ये पेपर हुआ था दोस्तों, ठीक है, ओके। चलिए, इस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद देखा गया था। बिल्कुल, उन दिनों भाई गरम दल और नरम दल का विवाद चल रहा था, उसके बाद फिर बाद में समझौता हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा ऐसे नहीं पूछेगा आपको, प्रथम अधिवेशन पूछेगा, पता होना चाहिए। दूसरा अधिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन हुआ वह हुआ दिसंबर, यहाँ पे दिसंबर लिखा हुआ है, दिसंबर 1918 ईस्वी में। और कहाँ हुआ दोस्तों? यह हुआ हल्द्वानी में। और दोस्तों खास तौर पर कहाँ हुआ और कौन अध्यक्ष था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अध्यक्ष थे तारादत्त गहलोला। तारादत्त गहलोला को इसका अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस आंदोलन में कुली बेगार से मुक्ति के लिए प्रस्ताव दिया गया था। एक प्रस्ताव रखा गया था भाई, कुली बेगार प्रथा को ख़त्म किया जाए करके, ठीक है। कुली बेगार प्रथा मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, इसमें चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे जो हम बढ़ते हैं दोस्तों, उसके बाद अगला जो है हमारा वह है तीसरा अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वह हुआ था कोटद्वार पौड़ी में। कोटद्वार पौड़ी में 1919 ईस्वी में, यानी एक साल छोड़ करके। इसके अध्यक्ष थे बद्रीदत्त जोशी। दोस्तों बद्रीदत्त जोशी अलग है, बद्रीदत्त पांडे अलग है, इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। 500 से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया था और यह जो इसमें सबसे अधिक लोग आए थे। और दोस्तों यह जो आंदोलन था, यह जो अधिवेशन था, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहा था। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हिंदू मुस्लिम एकता का यह प्रतीक रहा था। दरअसल अंग्रेज जो है यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दंगा कराना चाहते थे, अलग अलग कराना चाहते थे, लेकिन हिंदू और मुस्लिम लोगों दोनों ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, इसलिए यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों मैंने बुकों में पढ़ा है, आपको भी पता होना चाहिए। ऐसा हुआ कि ऐसा बताते हैं कि बद्रीदत्त पांडे भी इसमें गए थे, उन्होंने वहाँ से भाषण दिया। तो एक दरोगा जो थे वो आए थे बद्रीदत्त पांडे को गिरफ्तार करने के लिए वहाँ पे। तो देखा गया, और आपको पता है बद्रीदत्त पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? हरिद्वार में हुआ था, कनखल में। तो हरिद्वार के पास में कोटद्वार में ये आंदोलन, ये अधिवेशन हो रहा था। तो जो दरोगा था वह उनका गुरु भाई निकला, क्योंकि बद्रीदत्त पांडे के जो पिताजी थे वो अध्यापक थे, उन्होंने उस दरोगा को पढ़ाया हुआ था, ये दोनों साथ पढ़ते थे। तो उन्होंने उनको पहचान लिया, मंच पर जाकर जैसे ही गिरफ्तार करने जा रहे थे पहचान लिया। तो उन्होंने बद्रीदत्त पांडे के पैर छुए और ऊपर से दक्षिणा भी थी, गुरु दक्षिणा भी दे दी। और इस प्रकार से जो है ये आंदोलन रहा था। तो ऐसा भी आ सकता है कि गुरु चेला से संबंधित कौन सा आंदोलन था, वो था तीसरा, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता का यह प्रतीक रहा था। चौथा अधिवेशन दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, 1920 ईस्वी में हुआ था काशीपुर में। और दोस्तों इसके अध्यक्ष थे हरगोविंद पंत। और इस पर जो है दोस्तों असहयोग आंदोलन पर चर्चा हुई थी, क्योंकि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चालू हुआ था। गांधी जी ने जो है 1 अगस्त 1920 के दिन असहयोग आंदोलन शुरू किया था, तो इस पर चर्चा की गई थी। पांचवा अधिवेशन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, पांचवा अधिवेशन टनकपुर में हुआ था 1923 ईस्वी में, यानी 3 साल छोड़ करके। और बद्रीदत्त पांडे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। छठा अधिवेशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट है तो इंपॉर्टेंट तो बनता ही है। 1926 ईस्वी में रानीखेत के गनिया धौली, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, मैंने यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है। 1926 ईस्वी में रानीखेत के गनिया धौली नामक स्थान पर हुआ था छठा अधिवेशन। और दोस्तों इसके जो अध्यक्ष थे वह थे बैरिस्टर मुकुंदी लाल। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि इस अधिवेशन में कुमाऊं परिषद का जो है विलय कर दिया गया, किस में? कांग्रेस में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इसका विलय कर दिया गया 1926 में। ये प्रश्न भी कई बार आ गया है दोस्तों, अच्छे से नोट्स बना लीजिए। अब अगला जो टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखा है एक दोस्तों, पिछले साल सितंबर में लिखा है, ये पुराने जो स्टूडेंट हैं उनको पता है, और आपको खुद भी दिख रहा होगा, शाही से ही पता चल रहा होगा, ठीक है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों वन विभाग के पेपर में यही क्वेश्चन हूबहू आ गया था, बिल्कुल राइट क्वेश्चन आ गया था। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पिछले साल सितंबर में क्वेश्चन बनाया था, देख लीजिए हमारी सोच और एग्जामिनर की सोच कितनी मिलती है, ध्यान से सुनिए।
पिछले साल सितंबर में मैं इसका PDF भी आपको सेंड कर दूंगा अगर आप कहोगे तो। मैंने ये बनाया था दोस्तों। उसके बाद वन विभाग के पेपर में हूबहू यही क्वेश्चन फंस गया था। देखिए ध्यान से सुनिए, मैंने क्वेश्चन क्या बनाया है। बद्रीदत्त पांडे जी पहली बार तिलक से कब मिले? तिलक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। दरअसल बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी 1920 ईस्वी में, तो इसलिए उन पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बद्रीदत्त पांडे जो थे वह बाल गंगाधर तिलक से पहली बार कब मिले, ये क्वेश्चन मैंने बनाया था और एग्जाम में ये फंस गया था। और बहुत ही रेयर बुकों में ये क्वेश्चन है, अजय रावत की बुक में है, बाकी बहुत कम बुकों में है। तो दोस्तों मैंने उत्तर भी लिखा था यहाँ पे। दोस्तों 4 बार वो मिले थे। तो पहली बार जो मिले थे दोस्तों 1905 ईस्वी में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में मिले थे। तो दोस्तों वन विभाग के पेपर में ऐसे क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में 1905 में पहली बार पहली बार बाल गंगाधर तिलक से मिले? तो आंसर क्या था? BD पांडे यानी बद्रीदत्त पांडे। लेकिन आयोग ने गलत आंसर दे दिया था और बाद में फिर उसने उसको आप सही करेगा जब आंसर की आएगी तो। लेकिन ये सही आंसर क्या था? बद्रीदत्त पांडे 1905 में पहली बार मिले। इस बार आ सकता है कहाँ मिले? कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में। दोस्तों सभी को पता है कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, तो कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में पहली बार बद्रीदत्त पांडे मिले थे BD तिलक से, यानी बाल गंगाधर तिलक से, BG तिलक से। ठीक है, ओके। फिर दोबारा जब मिले दोस्तों वो मिले 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, सभी को पता होना चाहिए। तीसरी बार मिले 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। इस बार उन्होंने उन्हें कुमाऊं आने का न्योता भी दिया था। दोस्तों ऐसे ही मैंने पिछले साल भी पढ़ाया था। तीसरी बार लास्ट टाइम 1919 है दोस्तों, यहाँ पे 1919 में मिले थे अमृतसर अधिवेशन में। ये अंतिम दर्शन उनके थे चौथी बार में। तो 1905 में पहली बार, 1916 में दूसरी बार, 1917 में तीसरी बार, 1919 में चौथी बार। अब दोस्तों मैंने पिछली बार भी यही कहा था कि 4 के 4 अधिवेशन आपको याद नहीं हो सकते हैं, तो पहला और अंतिम जरूर याद कीजिएगा। देखो पहला एग्जाम में आ गया था, हो सकता है इस बार अंतिम पूछ ले। 19 है दोस्तों यहाँ पे अंतिम, 29 नहीं है, इसको 19 समझिएगा। ठीक है, 29 मत समझिएगा। ठीक, 1919 ईस्वी में अमृतसर अधिवेशन में अंतिम दर्शन। तब उन्होंने कहा था कि मेरी 4 धाम यात्रा पूर्ण हो गई। तो बद्रीदत्त पांडे ने कहा कि यह तो मेरी 4 धाम यात्रा पूर्ण हो गई, ऐसा उन्होंने बोला। उसके बाद दोस्तों अगला जो टॉपिक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आया था होम रूल लीग। दोस्तों 6 मई 2018 को जो पेपर हुआ था उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ गया था, आपको बता दे रहा हूँ। होम रूल लीग दोस्तों, होम रूल लीग की स्थापना उत्तराखंड में जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1914 ईस्वी में अल्मोड़ा में। ठीक है, और वैसे भारत में 1916 माना जाता है, लेकिन ये थोड़ा विवादास्पद तो है, लेकिन UKSSC ने भी इसको सही दे दिया है। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना 1914 में हुई थी। और किस किस ने की थी? मोहन जोशी, चिरंजीवी लाल, हेमचंद्र जोशी, रंगा अय्यर, बद्रीदत्त पांडे, बहुत सारे लोग थे दोस्तों। ठीक है, तो एक व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम इसमें नहीं पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो होम रूल लीग की स्थापना उत्तराखंड में कब हुई, अल्मोड़ा में कब हुई? 1914 में, जबकि भारत में 1916 दिया रहता है इतिहास में। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 1914 सही है, इसको आयोग ने सही भी दे दिया है। अगला टॉपिक है दोस्तों कुली बेगार के विरोध में कुमाऊं में किस स्थान पर पहली बार सभा हुई थी? दोस्तों कुली बेगार आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन था, मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन इसके विरोध में सबसे पहले जो सभा हुई थी पहली दोस्तों, वह हुई थी 1 जनवरी 1921 के दिन चामी गांव बागेश्वर में। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है, तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बागेश्वर के चामी गांव में सबसे पहली बैठक हुई थी। कल दोस्तों मैं आपको यहाँ से आगे पढ़ाऊँगा कुली बेगार, कुली उतार, कुली बर्दाश्त, पूरा इसके बारे में समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही। और थोड़ा स्वास्थ्य में थोड़ा पहले से ठीक हुआ, वीकनेस नहीं है, दवा ली मैंने, थोड़ा विटामिन वगैरह लिए, तो आराम है। और दोस्तों कल दोपहर 12 बजे के आसपास आपके सामने अगली क्लास लेकर के तैयार रहूँगा। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और सुरक्षित रहिए, अपने आप को जो है सेफ रखिए, जब ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। धन्यवाद।